वो रहस्यमयी आवाज, मेरा नाम आर्यन शर्मा है और मैं मुंबई के एक पुराने इलाके में रहता हूं। ये घर मेरे दादाजी ने सन 1960 में खरीदा था और तब से हमारा परिवार यहीं रह रहा है। घर बहुत बड़ा है, 3 मंजिला है, लेकिन अब सिर्फ मैं और मेरी माँ यहां रहते हैं। पापा का देहांत 5 साल पहले हृदयाघात से हो गया था। वो शुरुआत हुई इसी साल जनवरी महीने में। मुझे अच्छी तरह याद है, वो सर्दियों की एक स्पष्ट रात थी। मैं अपने कमरे में नई प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा था कि अचानक रात के ठीक 12 बजे दीवार के पीछे से एक आवाज आई। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद बिल्ली या कुछ और होगा, लेकिन यह सिलसिला रोज चलता रहा। हर रात ठीक 12 बजे पश्चिम दिशा वाली दीवार से वही आवाज आने लगी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे दीवार खरोंच रहा हो। कभी लकड़ी के फर्नीचर को खिसकाने जैसी आवाज, तो कभी कोई फुसफुसाहट सी सुनाई देती। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह आवाज हमेशा ठीक 12 बजे शुरू होती और ठीक 12:15 बजे बंद हो जाती। 1 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। मैंने पहले तो मां को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन एक रात जब मां मेरे कमरे में आईं, तो उन्होंने भी वह आवाज सुनी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मां को होश आया तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि यह घर वास्तव में हमारे दादाजी ने नहीं खरीदा था, बल्कि 1947 के दंगों के दौरान एक मुस्लिम परिवार से जबरन छीन लिया गया था। उस परिवार के सदस्यों को इसी घर में मार डाला गया था और उनकी लाशें पश्चिम वाली दीवार में ही चुनवा दी गई थीं। मां ने बताया कि दादाजी ने मरते समय इस राज्य को उजागर करना चाहा था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वो आत्माएं शायद अपनी कहानी कहना चाहती हैं। मां ने यह भी बताया कि पापा की मृत्यु भी कोई हृदयाघात नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसी रहस्यमयी दीवार के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जब उन्होंने इस परिवार के अंधेरे राज्य को जान लिया था। अब मैं एक ऐसे रहस्य के सामने खड़ा था जो न सिर्फ मेरे परिवार बल्कि इस घर की नींव में दफन सच्चाई को उजागर कर सकता था। मैंने फैसला किया कि अगली रात 12 बजे मैं खुद उस दीवार का सामना करूंगा और जानूंगा कि आखिर यह आवाज क्या कहना चाहती है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा, क्योंकि जो सच छुपा था उस दीवार के पीछे, वो मेरी सोच से भी ज्यादा डरावना और घातक था। दीवार के पीछे का सच अगली रात ठीक 11:56 बजे मैंने अपने कमरे में तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, एक कैमरा और एक तेज रोशनी वाली टॉर्च तैयार रखी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि आज के बाद इस रहस्य का पर्दाफाश करना ही है। ठीक 12 बजे वही आवाज शुरू हुई। आज की आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट और डरावनी थी। लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे दीवार पर नाखून से खरोंच रहा हो, और साथ में एक सिसकती हुई आवाज भी आ रही थी। मैंने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे उस दीवार की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं दीवार के पास पहुंचा, आवाज और तेज होती गई। अचानक मैंने देखा कि दीवार का एक हिस्सा हिल रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से दीवार पर हाथ रखा। वह हिस्सा ढीला था, जैसे वहां कोई गुप्त दरवाजा हो। मैंने जोर लगाया तो वह दीवार का हिस्सा अंदर की ओर खिसक गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा उससे मेरे प्राण सूख गए। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और जमीन पर पड़ी हुई पीली पड़ चुकी हड्डियां थीं। एक कोने में 3 कंकाल पड़े थे, एक बड़ा और 2 छोटे, जिनके हाथ एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लग रहा था जैसे एक परिवार को यहां जिंदा चुनवा दिया गया था। तभी अचानक वह आवाज फिर शुरू हुई, लेकिन अब वह साफ साफ शब्दों में बदल चुकी थी। हमें बचाओ, हमें आजाद करो। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में गड़े हुए थे। तभी मैंने एक पुरानी डायरी देखी जो एक कोने में पड़ी थी। उसे उठाते ही एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुस आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं फंस गया था उसी कमरे में जहां सालों पहले एक मासूम परिवार की हत्या हुई थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए मैंने पढ़ा कि यह परिवार था अहमद हुसैन का, जो एक मशहूर व्यापारी थे। 1947 के दंगों के दौरान मेरे दादाजी और उनके कुछ साथियों ने इस घर पर कब्जा करने के लिए इस पूरे परिवार की हत्या कर दी और लाशों को इसी कमरे में दफना दिया।
आखिरी पन्ने पर लिखा था, हमें माफ कर दो, हमें आजाद कर दो। और यह लिखावट ताजा लग रही थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। तभी मैंने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ मेरे कंधे को छू रहा है। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, हमारी कहानी दुनिया को सुनाओ, हमें शांति दिलाओ। उस रात मैंने वादा किया कि मैं इस परिवार के साथ हुई नाइंसाफी को दुनिया के सामने लाऊंगा। अगली सुबह जब मैं उस कमरे से बाहर आया तो मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ दो विकल्प थे, या तो इस सच्चाई को दबा दूं जैसे मेरे पूर्वजों ने किया था, या फिर इसे दुनिया के सामने लाकर उन मासूम आत्माओं को शांति दिलाऊं। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगला भाग लिखूं जहां आर्यन इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का फैसला करता है? सच्चाई का सामना उस कमरे से बाहर आते ही मैं सीधा मां के कमरे में गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, डायरी, कंकाल और वो दर्दनाक सच्चाई जो दशकों से हमारे घर की दीवारों में दफन थी। मां का चेहरा देखने लायक था। पहले तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें वह डायरी दिखाई और उस गुप्त कमरे तक ले गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। परमात्मा माफ करे हमारे पूर्वजों को, मां फूट फूट कर रोने लगी। हमने क्या पाप किया था जो हमें इस पाप की सजा पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ रही है? उस दिन हमने फैसला किया कि हम इस सच्चाई को दबाएंगे नहीं। हमने सबसे पहले अपने पारिवारिक वकील श्री ओबेरॉय से संपर्क किया। जब हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वह हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने हमारा साथ देने का वादा किया। अगले हफ्ते हमने स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर उस गुप्त कमरे की जांच की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वे कंकाल लगभग 70-75 साल पुराने हैं और उनकी मौत हिंसक तरीके से हुई थी। हमने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी। जब यह खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर आई तो पूरा शहर हिल गया। लोग हैरान थे कि इतने सालों तक यह भयानक सच्चाई कैसे छिपी रही। एक रविवार की सुबह हमारे घर का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद को अहमद हुसैन का पोता बता रहा था। उसका नाम जावेद हुसैन था और वह लंदन से विशेष रूप से इस खबर को सुनकर भारत आया था। मेरे दादा का पूरा परिवार गायब हो गया था। जावेद साहब ने रोते हुए बताया, हमें कभी पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। हमें यही लगता था कि वह पाकिस्तान चले गए होंगे। हमने जावेद साहब को उस गुप्त कमरे में ले जाया। जब उन्होंने अपने परिवार के अवशेष देखे तो वह बेहोश हो गए। उन्हें होश में लाने के बाद हमने उनसे माफी मांगी, हालांकि हम जानते थे कि कोई माफी इस दर्द को दूर नहीं कर सकती। एक हफ्ते बाद हमने और जावेद साहब ने मिलकर उस मासूम परिवार का इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार दफन किया। पूरे मोहल्ले के लोगों ने इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उस रात के बाद से घर में वो आवाजें आनी बंद हो गईं। शायद उन आत्माओं को फाइनली शांति मिल गई थी। मां ने कहा कि अब घर का वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण महसूस हो रहा है। हमने जावेद साहब को घर का कानूनी हक दिलवाया, लेकिन उन्होंने इसे दान करने का फैसला किया। हमने मिलकर इस जगह को एक शांति स्मारक में बदलने का फैसला किया, जहां सभी धर्मों के लोग आकर प्रार्थना कर सकें। आज जब मैं इस घर से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि हमने सही फैसला किया। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, उसे दबाने से अच्छा है कि उसे स्वीकार किया जाए और उससे सीख ली जाए। कहानी का नैतिक, सच्चाई कभी दबती नहीं, वह समय आने पर खुद ब खुद सामने आ जाती है। बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और उससे सीख लें।